हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ ग्लोरी। आई एम रश्मि शर्मा। आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी के चैप्टर 33 में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। जब भी किसी पर्सन को लगता है कि उसे किसी ऑफेंस के लिए पकड़ा जा सकता है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है एंटीसिपेटरी बेल की। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफेंस कौन सा है? नॉन बेलेबल ऑफेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि कौन सा ऑफेंस माना जाएगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस। और कौन सा कोर्ट है जिसके पास अथॉरिटी होती है एंटीसिपेटरी बेल देने की? तो वो होता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई जाएगी। ठीक है, और जैसे एप्लीकेशन लगाई जाती है तो हाई कोर्ट एक डायरेक्शन इशू करता है क्या कि जब भी इस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स की। और उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी कोई पर्सन एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाता है तो कोर्ट डायरेक्टली एंटीसिपेटरी बेल इशू नहीं करती। सबसे पहले क्या होता है कि इंटरिम ऑर्डर पास होता है। इंटरिम ऑर्डर इसलिए पास किया जाता है क्योंकि उस पर्सन को जिसने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई है उसको एक इमीडिएट और अर्जेंट रिलीफ चाहिए होती है कि पुलिस वाला उसे ना पकड़े। ठीक है, तो इसलिए एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जाता है। और इंटरिम ऑर्डर पास करने के बाद एक फाइनल हियरिंग होती है और फाइनल हियरिंग होने के बाद एक फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है। और जो फाइनल ऑर्डर है पास होने के बाद वो कब तक लागू रहता है, कब तक इन्फोर्स में रहेगा, ये भी हम एक केस से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स मतलब कि जब भी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल का इंटरिम ऑर्डर पास करती है या फिर उसे रिजेक्ट करती है तो उससे पहले कोर्ट क्या फैक्टर्स को कंसिडर करती है। यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं। पहला कि जो भी उसके अगेंस्ट एक्यूजेशन लगी है उसकी नेचर क्या है, ग्रेविटी क्या है, क्या मर्डर का केस किया है उसने या चीटिंग का केस, उसकी ग्रेविटी क्या है, उसने किस तरह से मर्डर किया है, कौन सा वेपन यूज़ किया है, तो उसकी ग्रेविटी देखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीसीडेंट्स। एप्लीकांट्स के एंटीसीडेंट्स को, उसके कैरेक्टर्स को, उसके जो भी इसका प्रीवियस कन्विक्शन है वो भी देखा जाएगा। प्रीवियस कन्विक्शन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीओ मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे पॉसिबिलिटी टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस, कि भाई अगर हम उसे एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं तो क्या वो भाग तो नहीं जाएगा। ठीक है, और लास्ट है ये लास्ट जो पॉइंट है वो है अक्यूज के फेवर में। कैसे कि जो भी उसके अगेंस्ट एक्यूजेशन की जा रही है क्या उसे इंजोर और ह्यूमिलेट करने के लिए की जा रही है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ उसे इंजोर और ह्यूमिलेट करने के लिए ही ऐसे एक्यूजेशन, झूठे एक्यूजेशन की गई है तो उस केस में कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि देख लीजिए, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि या तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी या फिर इंटरिम ऑर्डर पास करेगी। फाइनल ऑर्डर नहीं, इंटरिम ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि जब अगर कोर्ट इसे रिजेक्ट करती है, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है तो उस केस में पीओ मतलब पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करती है, इंटरिम ऑर्डर, तो उस केस में मिनिमम 7 दिन पहले एक नोटिस जाएगा पीपी और एसपी को। मतलब 7 दिन का मिनिमम एक नोटिस जाता है। पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक नोटिस आता है कि फाइनल हियरिंग इस दिन की है और आपको इस दिन अपीयर होना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जब भी इंटरिम ऑर्डर के लिए फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल हियरिंग की जाएगी इंटरिम ऑर्डर की, तो उस केस में जो एप्लीकांट है उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेटरी होगी। अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नेसेसरी है तो उसकी प्रेजेंस ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कंडीशनल ऑर्डर की। सेक्शन 438 के सबसेक्शन 2 की, 438 सबसेक्शन 2। ठीक है, जब भी कोर्ट 438 का डायरेक्शन इशू करती है तो कोर्ट कुछ कंडीशन भी इम्पोज कर सकती है। नॉर्मल कंडीशंस है क्या कि वो पर्सन जो कि एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है, तो उसे इंटरोगेशन के लिए अवेलेबल होना होगा। वो विटनेस को इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं करेगा। आईटीपी मतलब इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं करेगा। नेक्स्ट, कोर्ट के बिना परमिशन के इंडिया को लीव नहीं करेगा। और अदर कंडीशन जो कि 437 के सबसेक्शन 3 में मेंशन है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल के प्रोविजन को आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 438 के सबसेक्शन 3 की, जो कि है बेल बाय पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। ठीक है, कैसे कि जब भी एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया, सैंक्शन कर दिया। ठीक है, अब क्या है, जैसे पुलिस वाला उसे पकड़ेगा विदाउट वारंट अरेस्ट करता है तो उस केस में अगर पर्सन बेल देने के लिए रेडी है,
कब, या तो अरेस्ट के टाइम या कस्टडी के टाइम, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसे रिलीज़ करेगा, शैल बी रिलीज, ठीक है, उसे रिलीज़ कर देगा, ठीक है। सेकेंड है मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट कब, अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट है जो कि कॉग्निजेंस ले रहा है, उसको लगता है कि बेलेबल वारंट फर्स्ट इंस्टांस पे इशू कर दिए जाने चाहिए, फर्स्ट इंस्टांस पे बेलेबल वारंट इशू कर दिए जाने चाहिए, तो वो 438 के सेक्शन 1 में जो हमने कंडीशंस पढ़ी है, डायरेक्शंस पढ़े हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बेलेबल वारंट इशू कर देगा, ठीक है। अब है 438 का सबसेक्शन 4। इसमें क्या है कि जो भी रेप केसेस हैं, ये जो 376 के 3 में, 376 के AB में, DA और DB में, इनके रिगार्डिंग एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। ये हमारे अमेंडमेंट एक्ट 2018 से ऐड किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की। तो इंपॉर्टेंट केसेस 2 हैं, गुरुबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस पंजाब 1980 का केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एंड सेकेंड है रीसेंट केस 2019 का सुशीला अग्रवाल वर्सेस NCT दिल्ली, ठीक है। ये दोनों केसेज अगर आप मेंस की अपनी एग्जाम्स में लिखते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट केस में कुछ प्रिंसिपल्स कोर्ट ने इशू किए थे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी जब भी एंटीसिपेटरी बेल इशू की जाती है तो FIR दर्ज कराना जरूरी नहीं है। इंटरिम ऑर्डर भी कोर्ट पास कर सकती है PP को नोटिस दिए बिना ही, ठीक है। और जो अगर 438 में एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर कोर्ट अगर पास कर देती है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने का राइट यों का यों ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो कि 438 की पावर है, कोर्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकती व्हेन केस मेड फॉर रिमांड अंडर सेक्शन 167। अगर अक्यूज को रिमांड कर दिया गया है 167 के 2 में, तो उस केस में 438 मतलब एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। और अगर सेक्शन 27 की डिस्कवरी हुई है एविडेंस एक्ट के, तो उस केस में भी 438 की पावर एक्सरसाइज नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा, ठीक है। सेकेंड है सुशीला अग्रवाल वर्सेस एस्टेट NCT दिल्ली 2019 का केस है। इस केस में इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसमें यह बताया गया था कि एंटीसिपेटरी बेल का टाइम पीरियड कितना होगा, कितने समय तक एंटीसिपेटरी बेल फोर्स में रहेगी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एंटीसिपेटरी बेल शुड बी लिमिटेड टू फिक्स पीरियड, ठीक है। लाइफ ऑफ एंटीसिपेटरी बेल नॉट एंड नॉर्मली व्हेन अक्यूज इज समन। अगर अक्यूज को समन किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एंटीसिपेटरी बेल खत्म हो गई है, या फिर उसके अगेंस्ट अगर चार्ज फ्रेम कर दिए गए तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बेल खत्म हो गई है। तो कब तक कंटिन्यू रहेगी? फाइनली इट कंटिन्यूज टिल एंड ऑफ द ट्रायल एक्सेप्ट इन द पिक्यूलियर कंडीशन। मतलब जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तब तक एंटीसिपेटरी बेल बनी रहेगी, चाहे कोर्ट ने उस पर्सन को बीच में कभी भी समन किया हो या फिर उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो चुके हो, तभी वो एंटीसिपेटरी बेल पर रह सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 438। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 437A एंड 439, ठीक है। सो if you like the video, please like, share and subscribe.